नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम। और आज हम बात करेंगे मणिपुर के चुनावी रण की। और मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। इस फेज में राज्य की कुल 60 विधानसभा सीटों में से 38 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं और इन 38 सीटों में से 29 सीट पश्चिमी इम्फाल, पूर्वी इम्फाल और बिशनपुर जिलों को कवर करती हैं और शेष 9 सीटें कांगपोकपी और चुरंद चांदपुर के पहाड़ी जिलों को कवर करती हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और मणिपुर में आज पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसी कड़ी में दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह ने इम्फाल के श्रीवन हाई स्कूल में अपना वोट डाला है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री युमनाम जयकुमार सिंह ने इम्फाल के नॉर्थोइंग अपर प्राइमरी स्कूल में मतदान केंद्र में जाकर मतदान किया है। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन ने इम्फाल के तानफसना गर्ल्स हाई स्कूल में अपना वोट डाला और इस मौके पर उन्होंने जनता से मणिपुर विधानसभा चुनाव में जमकर मतदान करने की अपील भी की है। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले जहां सीएम एन वीरेन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां डिप्टी सीएम युमनाम भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और तीसरी तस्वीर में आप गवर्नर ला गणेशन को देख सकते हैं, जहां पर अपने इस मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो यहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोट डालने के बाद ये सभी लोग जनता से भी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने की अपील करते हुए नजर आए हैं। तो मणिपुर में पहले चरण का रण की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम एन वीरेन, डिप्टी सीएम युमनाम और गवर्नर ला गणेशन ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, अपना वोट डाला है। और रुक लेते हैं अगली खबर का, जहां मणिपुर की 38 सीटों पर वोटिंग जारी है और मतदान खत्म होने में करीब आधा घंटा बाकी। 5 जिलों की 38 सीटों के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मतदान खत्म होने में महज आधा घंटा बाकी रह गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान जारी है। 5 जिलों की 38 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ 30 मिनट का वक्त बचा हुआ है वोटिंग में। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे तक ही मतदान होगा और सिर्फ 30 मिनट शेष रह गए हैं मतदान खत्म होने में। हालांकि कतारें अभी भी लंबी नजर आ रही हैं। आज मणिपुर का रण और पहला चरण है। 5 जिलों की 38 सीटों के लिए वोटिंग यहाँ पर हो रही है। सिर्फ 30 मिनट का वक्त शेष बचा हुआ है वोट डालने के लिए। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो मणिपुर का रण और पहले चरण के तहत आपको बता दें कि आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग होने में अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त शेष बचा हुआ है। 5 जिलों की 38 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है और आज इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में वतन मणि लाल जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक भी रह चुके हैं और कई अन्य जगहों पर शीर्ष पदों पर रहे। उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मणिपुर का जो चुनावी रण है वो किस तरह से नजर आ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे के न्यूज में। मणिपुर के रण के तहत आज पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं आज के चरण को मणिपुर के लिहाज से? देखिए, मणिपुर देश के पूर्वोत्तर में एक उन राज्यों में एक है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की लंबे समय तक चली आ रही पॉलिटिकल डोमिनेंस को न केवल चैलेंज किया था बल्कि
उसे हटाने में सफलता पाई थी। 5 साल पहले का जो चुनाव हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि उनका नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मणिपुर का इतिहास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का या अस्थिरता का रहा है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफलता मिली थी। और अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल में सरकार को तमाम सारे चैलेंजेस तो जरूर आए, लेकिन सरकार चलती रही और उस तरह की अस्थिरता देखने को नहीं मिली कि सरकार गिरने की नौबत आ जाए या सरकार गिर जाए, जैसा कि तमाम और छोटे राज्यों में, पूर्वोत्तर में और अन्य जगहों पर भी देखा गया। तो ऐसा माना जाता है स्थानीय स्तर पे भी और देश में अन्य जगहों पे कि मणिपुर में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बात का क्रेडिट और श्रेय दिया जाना चाहिए कि वहाँ 5 साल तक एक स्थिर सरकार चली, जिसके लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन, उनको काफी हद तक ये सफलता का श्रेय मिलता है कि उन्होंने जो वहाँ पे छोटे छोटे दल हैं, तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जो पार्टी बदलते हैं और पार्टी बदलने के लिए आतुर रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उन सबको एकजुट रखने में भी सफलता उनको मिली। बिल्कुल। और उनके कार्यकाल में मणिपुर में एक कहा जा सकता है कि कंपैरेटिवली एक शांतिपूर्ण वातावरण बना रहा, क्योंकि ये राज्य वैसे भी थोड़ा एक हिंसा यहाँ पे देखी गई है और स्थानीय लेवल पे भी पॉलिटिकल हिंसा और तमाम सारे और अस्थिरता का माहौल वहाँ लंबे समय तक रहा है, लेकिन उसे कंट्रोल करने में, उस पर नियंत्रण पाने में वर्तमान सरकार को काफी सफलता मिली है। बिल्कुल, यानी आपने कहा कि क्रेडिट जो है वो एन बीरेन को जरूर मिलना चाहिए और साथ ही साथ जिस तरह से सबको बनाए रखा, क्योंकि मणिपुर में समीकरण बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो ऐसे में इस तरह की स्थिति बनाए रखना और 5 सालों के लिए इसको मेंटेन रख पाना कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है। लेकिन क्या लगता है रतनमणि जी, क्या इसका फायदा अब जब वोटिंग हो रही है आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्रेडिट तो मिल गया इसका, लेकिन फायदा कितना मिलेगा? देखिए, वहां पर आमतौर पर ऐसे तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो प्रमुख पार्टियां हैं जो आमने सामने रहती हैं और सत्ता में भी रहती हैं, एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, तमाम सारे अन्य दलों के समर्थन से। लेकिन इस समय वहां कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ऐसा मजबूत नेता सामने नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को एक दिशा दे सके। और चूंकि कांग्रेस पार्टी में शीर्ष स्तर पर भी नेतृत्व का संकट आए दिन बना रहता है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बहुत मजबूत और लंबा कैंपेन वहां पे नहीं हुआ और सरकार में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले 5 सालों में सरकार को चलाने में भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा कम हो या सरकार को बदलने के प्रति लोगों की रुचि दिखाई पड़े। मुझे लगता है भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके समर्थक छोटे दलों को और अन्य विधायकों को संख्या पिछली बार जो मिली थी उससे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उनको चैलेंज या चुनौती कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं है। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब इस चुनाव के लिए अलग अलग पार्टियां अपने प्रत्याशी तय कर रहे थे, तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी सबसे ज्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर ही था और तमाम सारे अन्य दलों को लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव का टिकट ना मिलने पे कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी भी और अन्य दलों में गए, जैसा कि हमने कई राज्यों में देखा। तो उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक शायद लोगों का ज्यादा भरोसा है और राज्य का इतिहास ये रहा भी है कि ऐसी ही सरकारें लोग ज्यादा चुनते हैं जिस पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो, मतलब स्टेट में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो, इस तरह का माहौल वहां बना रहता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से कोई बहुत बड़ा चैलेंज अभी तक उपस्थित नहीं किया गया है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने क्या मणिपुर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इसी के चलते ऐसा हुआ? देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मणिपुर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों का चुनाव, और कांग्रेस पार्टी के जितने स्टार कैंपेनर्स थे, स्टार प्रचारक थे कांग्रेस पार्टी के और जितने बड़े नेता थे, हालांकि
कुछ बड़े नेता वहां गए जरूर हैं, प्रियंका और राहुल जैसे, लेकिन जिस तरह का एक सस्टेन्ड कैंपेन होना चाहिए कि लगातार एक पार्टी की ओर से बड़ा कैंपेन हो, और जिस तरह से उत्तराखंड में कैंपेन हुआ या पंजाब, चलिए पंजाब और उत्तर प्रदेश तो बड़े राज्य हैं, लेकिन उत्तराखंड और गोवा में जिस तरह का ध्यान अन्य पार्टियों ने दिया, वैसा ध्यान कम से कम कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर की ओर नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां पर भी तमाम सारे बड़े नेता गए और उन्होंने प्रचार किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनके द्वारा जो पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, उस बात को बार बार कह के और उस बात को मजबूती से लोगों के एक सोचने के सिस्टम में लाया गया कि हाँ, उत्तर पूर्व के लिए ये सरकार, मोदी सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे उस पूरे क्षेत्र का इंटीग्रेशन शेष भारत के साथ बेहतर हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े स्तर के कैंपेन को चुनौती देने का या इसे काउंटर करने का वो प्रयास नहीं किया गया जिस तरह का प्रयास करने पर कांग्रेस को वो मजबूती चुनाव के नतीजे में मिलती। बिल्कुल, यानी कोशिश जो है वो पूरी तरह से नहीं की गई, और इसी के चलते कहीं ना कहीं भले ही कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही हो, लेकिन ऑल ओवर जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा कठिन नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल रतन मणि जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि आज 38 सीटों पर हो रहा है चुनाव और 22 सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव होगा। क्या लगता है कौन सा फेज ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पार्टियों के लिए? कौन सी सीटें, मतलब सबसे ज्यादा क्या कौन सा फेज डिसाइड करेगा सत्ता में कौन आ रहा है? चूंकि छोटी असेंबली है और मणिपुर राज्य, जैसा कि अब हम जानते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र और वैली का जो घाटी का क्षेत्र है उससे मिला हुआ राज्य है ये, और वहां पर जो निवासी हैं वहाँ कुछ नागा ओरिजिन के लोग हैं, कुछ जो समतल क्षेत्रों से या प्लेन से गए हैं वो लोग हैं, कुछ मणिपुर के अपने ट्राइबल और वहाँ के मूल निवासी हैं। तो इस तरह सभी लोगों की जो पॉलिटिकल लॉयल्टी है, जो उनका पॉलिटिकल जुड़ाव है, वो अलग अलग लोगों के प्रति है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि वहाँ की जो स्थानीय दल हैं, जो ट्राइबल लोगों द्वारा बनाए गए थे और वहीं के लोग उसको लीड कर रहे हैं और उन्हीं का प्रभाव उनके ऊपर है, वो दल कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी या अन्य दलों के। तो इसमें होता यह है कि आज वाले फेज में नंबर ऑफ सीट्स तो ज्यादा हैं, लेकिन ये सीटें अधिकतर प्लेन लेवल पे हैं, और अगले वाले राउंड में वो सीटें पहाड़ी क्षेत्र में हैं, हालांकि कुछ सीटें वैली में उधर भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज राउंड में कुछ सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं जहां से कुछ इनके की पर्सन्स खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी और अन्य जो स्थानीय दल हैं। लेकिन कुल मिला के चूंकि छोटी असेंबली है, इसीलिए ऐसा कह पाना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा कि कौन सा राउंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के राउंड में भी बिल्कुल सीटों में भी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 22 और 38 का ही जो नंबर है वो सामने आ रहा है। रतन मणि जी, अगला सवाल मेरा ये है कि हमने देखा है चुनाव हो रहा है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं उनके दिमाग में जो मुद्दे हैं वोटिंग करने के दौरान कौन सी ऐसी बातें, क्या लगता है मणिपुर के जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, उनको ध्यान में रखकर उनका विकास जिस पार्टी की ओर से किया है उनको ही वोट दिया जाएगा? जनता के मूड में क्या कुछ है? मणिपुर का इतिहास लंबे समय तक इंसर्जेंसी का या असंतोष का रहा है, और वहां पे तमाम सारे ऐसे संगठन थे जो नागालैंड से जिनका एक समर्थन भी था, और नागालैंड के मूल निवासी लोग जो मणिपुर में हैं, तो उसकी वजह से वहां पर जो सत्ता का एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक माहौल बड़े लंबे समय तक रहा है। और पिछले कई दशकों में हमने वहां पर पॉलिटिकल हिंसा भी देखी है और सुरक्षा बलों पर होने वाले हमले भी देखे हैं, और वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेज एक्ट, स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसके खिलाफ एक आंदोलन भी देखा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर मणिपुर की अपनी पहचान या उनकी जो स्थानीय आइडेंटिटी है उसको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा एक आप चिंता कह लीजिए, या उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मणिपुर की जो लोकल पहचान है, स्थानीय पहचान है, और उस पूरे क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के पूरे क्षेत्र में जो मणिपुर की अलग जगह है वो बनाए रखने के प्रति वो लोग सबसे ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। तो और दूसरा ये कि
चूंकि पूर्वोत्तर का क्षेत्र शेष भारत से कई तरीके से उसमें अभी भी कनेक्टिविटी की कमी है, चाहे वो रेलवे को लेकर के हो, एयर को लेकर हो, हाईवे को लेकर। हालांकि हाईवे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे मणिपुर से होके जाती है, लेकिन इन सब चीजों के लिए भी थोड़ा लोगों का एक डिमांड रहती है। और तीसरी बात ये कि स्थानीय स्तर पर जिन लोगों ने उनके लिए कुछ भी किया है, उन लोगों के प्रति लॉयल्टी वहां पे कहीं ज्यादा देखी जाती है कि हाँ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या एमएलए हो, अगर वहां पे किसी क्षेत्र के लिए किसी ने कुछ किया हो तो लोग उस बात का थोड़ा सा एक रिगार्ड करते हैं, जैसा कि अन्य प्रदेशों में शायद कभी कभी देखने को हमें नहीं मिलता। तो मुझे लगा है कि जो मुद्दे हैं वो अधिकतर स्थानीय मुद्दे ही हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग राज्य हैं वहाँ के, उनके साथ जो कुछ मामले हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन्हें निपटाने की लंबे समय से कोशिश हो रही है, कुछ वो मुद्दे हैं। और कुछ ये कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर को एक महत्व मिले, ऐसा वो सभी लोग वहाँ के निवासी चाहते हैं। यानी बेसिकली क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में बहुत तेजी के साथ में जनता ने रखा है वोटिंग के दौरान। अभी आपने की जो क्षेत्रीय कल्चर वहां का है वो उसको बचा कर रखना चाहते हैं। और मणिपुर के बारे में हम सब भी जब बात करते हैं तो वहां के एक अलग तरह के कल्चर को लेकर उसकी पहचान बनी हुई है। क्या लगता है इस कल्चर को बचाने में, इस कल्चर को और आगे बढ़ाने में कौन सी पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा मदद की गई होगी? देखिए, आज़ादी के बाद से पहले तो मणिपुर यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, फिर 70 के दशक में उसे राज्य बनाया गया, और उसके बाद से लगातार ये कोशिश तमाम सरकारों की रही है, चाहे वहाँ की स्थानीय राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की, वो हिस्सा भारत से केवल एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल तरीके से नहीं, बल्कि कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लगे कि वे भारत का ही हिस्सा हैं, अलग थलग ना महसूस करें। इसीलिए हर राज्य की जो एक सांस्कृतिक पहचान है, चाहे वो वहाँ का संगीत हो, वहाँ का लोक नृत्य हो, वहाँ की फिल्में हो, वहाँ की भाषा हो, वहाँ का खान पान हो, इस तरह की चीज़ों को लेकर एक कोशिश रही है। और पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने जो लुक ईस्ट एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को न केवल एक नए इंटरेस्ट के साथ, नई रुचि के साथ उन्हें शेष भारत के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, वहां से आने वाले लोगों को स्पोर्ट्स, फिल्म्स और तमाम सारी और जगहों पर एजुकेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जगह दी जा रही है। तो मुझे लगता है उस क्षेत्र को भारत से इंटीग्रेट करने के लिए जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। हम सब जानते हैं, जैसे वहाँ के स्पोर्ट्स के जो स्टार हैं, बड़े बड़े वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों ने भारत का नाम ऊंचा किया है। और ऐसे उन लोगों को अगर वो पहचान मिलती है तो उनको भी गर्व होता है कि हाँ, हमारे यहाँ के लोगों ने भारत का नाम ऊंचा किया, और पूरे भारत में उनकी इज्जत होती है, उन्हें प्यार नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिशें हुई हैं, और कोई भी सरकार चुन के आए उसे इस तरह की कोशिशों को और मजबूत करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को बिल्कुल शेष भारत के साथ, बिल्कुल, यानी जनता भी चाहती है कि मणिपुर के कल्चर को बचाए रखा जाए, और जो उसमें मदद कर रहा है, जनता भी इस बार वोटिंग में उन्हीं की ज्यादा मदद करती हुई नजर आएगी। तो मणिपुर के रण को लेकर हम चुनावी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मत तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं मणिपुर के चुनावी रण को लेकर, क्योंकि आज मणिपुर में पहले फेज में 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है और महज अब कुछ वक्त वोटिंग में बचा है। आज हम उसी पर बातचीत करें कि आखिर इस बार जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया होगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करें, उनके पास चलेंगे। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन मणि जी, अगला मेरा सवाल ये है कि एक मुद्दा है अफस्पा, ये जो कानून है ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी का जो सबब है वो भी बना रहता है। क्या लगता है ये कितना ज्यादा, क्योंकि ये वो कानून है जो सेना को एक अलग शक्ति देता है, एक अलग पावर देता है, तो इसकी क्या मतलब, क्या रिलेशन है इसका, समझाएंगे आप हमें? देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ये एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर आर्मी को एक विशेष अधिकार मिलता है, जिसकी वजह से वे किसी भी संदेह या संदिग्ध व्यक्ति को न केवल हिरासत में रख सकते हैं बल्कि लंबे समय तक हिरासत में रखने के बाद उनके ऊपर काफी कठोर सजा भी हो सकती है, जिसमें बेल नहीं होती। और माना जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस तरह का कानून खासतौर पे सीमावर्ती क्षेत्रों में कभी कभी जरूरी माना जाता है। और अगर इसे हम सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेना के लोगों का ये मानना है कि जब उन्हें पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो संदिग्ध है और वो ऐसे किसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसे प्रूव करना और उसे कोर्ट ले जाना ये आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अन्य तरीके के दबाव होते हैं, स्थानीय प्रेशर भी होता है, स्थानीय सपोर्ट भी ऐसे लोगों को हो सकता है। तो AFSPA के अंतर्गत वे इस तरह के लोगों को कम से कम इस गतिविधि से अलग रख के उसे हिरासत में रख सकते हैं। लेकिन ऐसे आरोप लगते आए हैं कि सेना की ओर से तमाम सारे ऐसे लोगों को भी इस नियम के तहत हिरासत में लिया गया जो कि शायद किसी चीज के आरोपित नहीं थे, केवल शक के आधार पर लोगों को रोका जाता है, उनके आवागमन पर रोक लगती है। और एक तरफ लोगों की अपनी स्वतंत्रता का सवाल है और दूसरी तरफ सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा का सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जिसमें किसी के लिए भी बहुत आसानी से कह देना कि ये नियम हटा देना चाहिए या ये नियम लागू रहना चाहिए, ये आसान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सेफ्टी को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी रतन मणि जी, कुछ और भी मुद्दे हैं जैसे शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गई और साथ ही साथ धार्मिक एवं भाषाई समीकरण जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मणिपुर के लिहाज से। क्या लगता है, क्या ये सब भी ध्यान में रहा होगा वोटर के आज? जी देखिए, जैसा मैंने हमेशा कहा है और उत्तर पूर्व के राज्य के लोग हमेशा ये बात मानते हैं कि वहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो सांस्कृतिक पहचान है, वो उनके लिए सर्वोपरि है। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को किसी एक ही नाम से इंगित किया जाए। वो जानते हैं और वो इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि असम के, मिजोरम के, मणिपुर के, नागालैंड के, त्रिपुरा के, मेघालय के हर तरह के लोगों को उनकी अलग पहचान की वजह से जाना जाए, जैसा कि हम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि उनकी अलग आइडेंटिटी उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक भारत का एक क्षेत्र है जहाँ पे 7 छोटे राज्य हैं, सभी सीमावर्ती हैं, सभी महत्वपूर्ण राज्य हैं और हर एक की अलग अलग आइडेंटिटी है। इसीलिए तो 7 राज्य बने। एक जमाने में केवल एक ही राज्य होता था, लेकिन अंततः वहाँ 7 राज्य हैं। तो उनकी अलग पहचान। दूसरा, वहां तक पहुंचना चूंकि दुर्गम है, इसीलिए वहां पर उस तरह की सभी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, जैसे यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल। यानी रतन मणि जी, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं वोटर के मन में आज खटकी होंगी। आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। मणिपुर का वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का सामने आ चुका है। इम्फाल पश्चिम 8 बजे तक
1.9% वोटिंग। इम्फाल पश्चिम में 5 बजे तक 82.19% मतदान, यानी बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। विष्णुपुर में 5 बजे तक 73.44% वोटिंग हुई है, तो 5 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। तो वहीं कंको कपी में 5 बजे तक 82.97% वोटिंग हुई है, यह बड़ी जानकारी। और चूरा चंदपुर में 5 बजे तक 74.45% मतदान संपन्न हुआ है। मणिपुर में 38 सीटों के लिए चुनाव जारी है और महज कुछ मिनट अब वोटिंग के लिए बचे हुए हैं। शाम 5 बजे तक 78.02% मतदान हो सका है, यानी कुल मतदान की बात की जाए तो 78% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ है। इम्फालपुर में 5 बजे तक 76.64% वोटिंग। इम्फाल पश्चिम में 5 बजे तक 82.19% मतदान संपन्न हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और रतन मणि जी हमारे साथ में लगातार बातचीत कर रहे हैं, मणिपुर के रण को लेकर आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। रतन मणि जी, हमने देखा है अपने दर्शकों को जहां पर जमकर वोटिंग, अगर अभी तक की बात की जाए तो मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा यहां पर रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में विकास का जो मुद्दा है वो बड़ी तेजी से बैठ चुका है और अब जनता चाहती है, इसी के चलते लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभा रही है। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, वहां पे इतना अधिक मतदान होना इस बात का भी संकेत है कि वहां के लोग देश के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। वे ये कभी नहीं चाहते कि उन्हें अलग समझा जाए। वो आगे चढ़ के मतदान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये एक नेशनल ड्यूटी है उनके लिए और ये उन्हें करनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा संकेत है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमसे बातचीत करने के लिए और मणिपुर के रण को लेकर ये सारी खास बातें हमारे साथ में शेयर करने के लिए। तो मणिपुर का रण और पहला चरण, आज ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम कुछ सीटें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी सीटों पर कड़ी टक्कर जो है वो नजर आ रही है। कुंद्रा कपाम विधानसभा सीट की ये तस्वीरें आपको, जहां पर ये सारे प्रत्याशी, इनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो इम्फाल ईस्ट की हिंगांग सीट की बात की जाए तो रोथोम्बम वीरेंद्र सिंह और साथ ही पानग्याजम शरदचंद्र सिंह के बीच में टक्कर। तो इम्फाल ईस्ट की हिंगांग सीट पर इन प्रत्याशियों के बीच में ये बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी सीट पर कड़ी टक्कर की कुछ खास तस्वीरें आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इम्फाल ईस्ट की बात करें तो विश्वजीत सिंह वर्सेस निकेम सिंह वर्सेस प्रशोजित शर्मा के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिनके बीच में कड़ा मुकाबला। इम्फाल ईस्ट के थोंगजू सीट की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर थौना औजम वर्सेस कैशाम वर्सेस लोरेम्बम के बीच में कड़ा मुकाबला। तो इम्फाल ईस्ट की एंड्रो सीट की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इन प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और मणिपुर के रण को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।